हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? जैसे कि आपको पता है कि चीजें हमारे अनुकूल नहीं है और हमारा देश ही क्या, दुनिया के जितने भी तमाम देश हैं वो कोविड-19, आपको पता होगा कोविड-19 पैंडेमिक, इसके वजह से, इस वायरस के वजह से पूरी की पूरी दुनिया आज क्या नाम है, इसकी चपेट में है। और हम जानते हैं कि पहले आपको पता होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक ये जो है ये इसका मतलब क्या होता है, इसका नाम कोविड-19 क्यों पड़ा? क्या आप जानते हैं कोविड-19 का मतलब क्या होता है? नहीं पता है? तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कि कोविड-19 का मतलब क्या होता है। CO यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, को का मतलब होता है कोरोना। आपको पता है कोरोना नामक एक वायरस है जो चाइना से निकल करके पूरी दुनिया में फैली हुई है और उसके वजह से जो आज कंडीशंस हमारे सामने है वो आपको भी दिख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। तो ये CO का मतलब होता है कोरोना और VI, ये जो VI है ना, इस VI का मतलब होता है वायरस। इसको क्या कहते हैं? वायरस, कोरोना वायरस। और चूंकि ये जो वायरस है वो दिसंबर में आया था। कब आया था? दिसंबर में। और 19 का मतलब होता है दिसंबर 2019, ठीक है ना? तो कोरोना वायरस, D का मतलब दिसंबर, 19 का मतलब है 2019 में आया था ये वायरस, इसीलिए इसको बोला गया कोविड-19। और पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी। महामारी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महामारी का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में या फिर एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है, उसी को हम कहते हैं पैंडेमिक। सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं, ऐसे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते फैलते ये पूरे के पूरे एक कम्युनिटी, एक पूरे समुदाय के अंदर जो बीमारी फैल जाती है ना किसी भी वायरस के वजह से, उसी को कहते हैं पैंडेमिक, ठीक है ना? एक छोटा सा मेरे तरफ से रिकैपिचुलेट, क्या नाम है, एक छोटा सा नॉलेज था आपके लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये जान लेते हैं कि सारे स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और आपकी क्लासेस भी बंद है, आपकी पढ़ाई भी बंद है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम आप भी घर बैठे पढ़ो और हम यहाँ से आपको सारी चीजें, सारे मटेरियल पढ़ाई के प्रोवाइड कराएंगे और आपको ऐसे ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपका जो ये पहला क्लास है, तो सबसे पहले आज हम मैथमेटिक्स का ये पहला क्लास है, ठीक है ना? मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो मैथ में आपको पहला जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर है रैशनल नंबर, ठीक है ना? चैप्टर का नाम क्या है आपका? रैशनल नंबर। और इसी चैप्टर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना बच्चों? आप सबसे पहले ये बताइए मुझे, इस रैशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हो? ठीक है ना? कुछ बच्चे पूछते हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि रैशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। कौन सा नंबर बोलते हैं इसको? परिमेय संख्या, ठीक है ना? रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है? इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहाँ पे देखिए रैशनल नंबर के बारे में पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या रैशनल नंबर के पहले भी और कोई नंबर्स होता है क्या? तो आपको पता होगा, आप तो प्रीवियस क्लासेज में, इसके पहले के क्लासेज में, क्लास 8th के स्टूडेंट्स हो आप सभी, क्लास 7th में, क्लास 6 में आप पढ़ चुके हो नेचुरल नंबर के बारे में। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस या नो? पढ़ा है ना? बिल्कुल। होल नंबर्स के बारे में, होल नंबर, और साथ ही साथ आपने एक और नंबर के बारे में पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर नंबर, ठीक है ना? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, होल नंबर पूर्ण संख्या है, इंटीजर
पूर्णांक बोलते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं हम, एक छोटा सा मतलब आपको रिवीजन करा देता हूं पहले की चीजों को, ताकि आपको याद आ जाए कि ये आपके नेचुरल, होल और इंटीजर होते क्या है। फिर उसके बाद हम आएंगे इसके बाद रैशनल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले आप नेचुरल नंबर के बारे में देखिए। तो आप जानते हैं, आपको पता है कि काउंटिंग नंबर्स, कैसे नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है ना, माफ करिएगा राइटिंग थोड़ी सी बेकार है, फिर भी आपको उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर दिख रही होंगी। ठीक है ना, तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर किसको कहते हैं, ये काउंटिंग नंबर क्या होता है, काउंटिंग का नंबर का मतलब है गिनती की संख्या है। ठीक है ना, कैसी संख्या है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो नेचुरल नंबर के बारे में आपको बता रहे थे। नेचुरल नंबर का मतलब है क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या होता है, तो आपको पता है काउंटिंग नंबर को बोलते हैं गिनती की संख्या। जिनको नहीं पता है तो काउंटिंग नंबर्स का मतलब है गिनती की संख्याओं को। गिनती की संख्या क्या होती है, आप किसी भी चीज को काउंट करते हो कि नहीं करते हो, करते हो ना काउंट। तो काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। अनंत का क्या मतलब है, कोई बताएगा अनंत क्या होता है, बताओ, मैं सुन रहा हूं, बताओ क्या होता है अनंत का मतलब। जी बिल्कुल, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूं, इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है। अनंत का मतलब ये है कि इस नंबर को आप जहां तक आगे की तरफ बढ़ाते जाओगे ना, जहां तक आगे की तरफ ले जाओगे, फिर भी इस नंबर का कोई अंत नहीं होने वाला है। ठीक है ना, आप इसको 7 के बाद 50 लिखो, ऐसे करके 100 लिखो, 1000 राइट कर दो, 1 लाख लिखो, 1 करोड़ लिखो, 1 अरब लिखो। इसके आगे भी अगर आपको नंबर से याद है तो उस नंबर्स को अभी आप लिखो, लेकिन क्या इसकी कोई लिमिट है कि आप उस नंबर्स को कहां तक लिख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। जब कोई लिमिट ही नहीं है तो इस वजह से हम इतना ज्यादा ना लिख करके सीधी सी भाषा में इसको हम ऐसे लिख देते हैं इनफाइनाइट। इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट, हिंदी में कहते हैं अनंत। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है, इसका इट मीन्स इसके आगे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, उनको यहाँ पे डिनोट नहीं, यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता है, इस वजह से हमने इसको इनफाइनाइट के रूप में प्रदर्शित कर दिया। बात समझ में आ गई होगी। तो ये सारे नंबर्स कैसे नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स। इसीलिए कहा गया कि काउंटिंग नंबर्स को कैसे नंबर कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। फिर आता है होल नंबर। तो आपको इतना बस याद रखना है ना, होल नंबर जो होता है बेटा, आपका होल नंबर जो होता है ना, वो जीरो और ये प्लस का मतलब ये है कि जीरो और नेचुरल नंबर से मिलकर के, जीरो और नेचुरल नंबर से मिलकर के आपका होल नंबर बनता है। जैसे होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, ऐसे देख लीजिएगा, नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं और होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इस वजह से मैं इसको शॉर्ट में काफी जल्दी से इसको समझा देता हूं। ठीक है ना, बाकी हम रैशनल नंबर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में जीरो आ जाता है, जीरो के साथ 1 2, बाकी जो, अब देखो जीरो तो हो गया, जीरो तो लिख लिया आपने, और जीरो के साथ क्या कौन सा नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है। तो जीरो के साथ ये सारे नेचुरल नंबर आप लिख दो, 6 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये सारे नंबर्स कैसे नंबर है, होल नंबर। फिर से मैं कह रहा हूं, होल नंबर में नेचुरल नंबर के साथ बस जीरो आ जाता है, और जब जीरो इसमें ऐड हो जाता है तो जीरो से लेकर के 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक के नंबर कैसे नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। और तीसरी बात हो गई इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर जो होता है ना, वो आपका किससे किससे मिलकर बना होता है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर प्लस जीरो प्लस
नेगेटिव इंटीजर नंबर। जो आपका इंटीजर नंबर होता है ना, वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर से, जीरो से और नेगेटिव इंटीजर से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना। जैसे अब इसको नंबर लाइन पे मैं ऐसे डिनोट करता हूं। नंबर लाइन का मतलब होता है संख्या रेखा, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए जीरो के बाद इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 डॉट डॉट डॉट। इसके आगे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। ऐसे नेगेटिव नंबर्स इधर होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो देखिए ये जो इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर वो किससे किससे मिलकर बना हुआ है। ऐसे कर देते हैं, इसको साफ साफ लिख देते हैं। डॉट 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 इनफाइनाइट। तो देखिए ये जो इंटीजर नंबर है ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है। पॉजिटिव इंटीजर नंबर, देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो गया, जीरो ये बीच में जीरो हो गया, और ये नेगेटिव इंटीजर नंबर, ये आपका कौन सा नंबर है, नेगेटिव इंटीजर नंबर है, और इससे मिलकर आपका इंटीजर नंबर बनता है। तो आप सीधी सी भाषा में आपको इस बात समझ में आ गया होगा कि आपसे कोई पूछता है अगर कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, तो आप बताओगे पॉजिटिव इंटीजर नंबर से, नेगेटिव इंटीजर नंबर से और जीरो, इन तीनों से मिलकर हमारा इंटीजर नंबर बनता है। ठीक है ना बच्चों। अब ऐसे ही इन तीनों के बारे में हो गया। अब हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर के बारे में, जानते हैं कि आखिर ये रैशनल नंबर होता क्या है। यही आपका सिलेबस भी है क्लास 8 का, यही से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप रैशनल नंबर को हिंदी में आप जानते हो परिवेशन क्या कहते हैं। रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, कैसे पहचानोगे कि कोई नंबर रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए, डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, यहीं से आपको ऐसे ही अपने नोटबुक को जैसे मैं पढ़ाऊंगा उतनी चीजें आप नोट करते जाओगे वीडियो पॉज करके, और साथ ही साथ समझते जाना है। तो एनी नंबर्स विच कैन बी p/q form is called रैशनल। यहां नीचे लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा। कोई भी नंबर हो गया जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। किस रूप में लिख लें, p/q के फॉर्म में लिख दें, तो वो जो p/q के फॉर्म में वो जो नंबर होगा वो कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। अब हम इसको एग्जाम क्या नाम है, कंडीशन इसका क्या है, कंडीशन हम आपको समझा देते हैं कि सबसे पहले तो ये p/q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। जो रैशनल नंबर है वो किस फॉर्म में लिखना चाहिए, p/q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। और दूसरी बात, दूसरा कंडीशन होता है एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है, जरा बताइए तो, जहां पे हो आप वहीं से बताओ, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, यहां p/q है तो p क्या है इसमें, न्यूमरेटर, और d को क्या नाम है, q को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। यानी कि q जो है आपका डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब है, q डज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और अगर q 0 हो गया ना तो कभी भी वो नंबर आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है ना। और तीसरी बात यह है कि जहां पे वेयर p एंड q आर इंटीजर, ये जो p और q जो नंबर होते हैं ना, ये अलग से p और ये जो q नंबर है, वो दोनों नंबर कैसे नंबर हैं, दोनों इंटीजर है। और इंटीजर के बारे में आपने पढ़ा कि इसमें पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर आते हैं, इतना तो जानते हैं आप। ठीक है ना। 15 मिनट, ठीक है ना।
अब देखिए सबसे बड़ी बात, हम एग्जांपल्स लेते हैं कि आखिर कैसे कौन कौन से नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 2/5 ये क्या, ये 2/5 रैशनल नंबर होगा? तो रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा इसका पता लगाने के लिए हम एक काम करेंगे, हम जो कंडीशंस है ना रैशनल नंबर के उसको चेक करेंगे कि आखिर इस कंडीशन को 2/5 फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए जरा, जो 2/5 है क्या वो p/q के फॉर्म में, p/q के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। दूसरी बात क्या है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ 5 है तो डिनोमिनेटर जीरो है क्या? नहीं है। इसका मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर पे और कुछ है, इसका मतलब 2/5 कैसा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा। तो क्या ऐसे ही 3/7 रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। फिर 5/8 ये रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी p/q के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। लेकिन कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम, यहां पे ले लेते हैं, इसको डेफिनेशन को मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा इसको, यहां देखते हैं। अब हम एक नंबर ले लेते हैं, क्या 2, ये जो 2 है वो रैशनल नंबर है क्या? ये जो 2 लिखा हुआ है वो रैशनल नंबर है? ऐसे मैं कह देता हूं क्या 10 रैशनल नंबर है? बताइए तो, क्या 20 रैशनल नंबर है? 25 रैशनल नंबर है क्या? अब आप चेक करोगे कि क्या 2, 10 और 20, 25 जो है इसको p/q के फॉर्म में लिखा गया है। तो देखिए जरा, ये जो 2 है तो क्या 2 को 2/1, 10 को 10/1, 20 को 20/1, 25 को 25/1 लिख सकते हैं हम? बिल्कुल लिख सकते हैं, अब भी जानते हो लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जरा देखिए तो ये जो 2/1 है क्या वो p/q के फॉर्म में है कि नहीं है? बिल्कुल है। और जहां पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, देखिए डिनोमिनेटर तो जीरो है नहीं, इसका मतलब ये है ये आपका रैशनल नंबर होगा। ये सारे नंबर कैसे नंबर होंगे? रैशनल नंबर होंगे। लेकिन अगर यहीं पे हम लिखते हैं जीरो, क्या ये जीरो रैशनल नंबर है? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये जीरो रैशनल नंबर है? बताइए, बोलिए। बिल्कुल, वेरी गुड, सही जवाब है, जीरो एक रैशनल नंबर है। जो लोग नहीं जानते हैं वो ध्यान से सुने और जाने कि कैसे जीरो एक रैशनल नंबर है। तो आप जानते हो जीरो को हम जीरो का बाई यानी कि जीरो का बटा हम कुछ भी लिख सकते हैं। जीरो का बटा अगर 2 लिखो तो भी इसका वैल्यू कितना होगा? जीरो। जीरो का बटा अगर 5 लिखो तो भी इसका वैल्यू कितना होगा? जीरो। ऐसे यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं, जीरो का बट्टा 500 ले लो तो भी इसका वैल्यू क्या होगा? जीरो। बात समझ में आई? तो कभी भी अगर p/q फॉर्म में कोई संख्या लिखी हुई है और उसमें ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है अगर वो जीरो है ना तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? जीरो। तो देखो तो जरा, क्या जीरो को 0/2, 0/5, जीरो क्या नाम है 0/500, 0/1 कुछ भी लिख सकते हो आप। तो क्या ये p/q के फॉर्म में है कि नहीं है? अब कुछ लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि सर यहाँ पे तो p जीरो है, यहाँ पे ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो तो जीरो है, तो ये कहां से रैशनल नंबर हुआ? तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान दो, यहाँ पे ऊपर वाला p तो जीरो हो सकता है, कंडीशन क्या है कि नीचे जो q है ना वो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो p जीरो है, इसका मतलब ऊपर वाला नंबर जीरो हो कोई मतलब नहीं है, बशर्ते p/q के फॉर्म में वो लिखा हो। इसका मतलब ये समझ में आया कि जीरो भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना बच्चों? अब ऐसे ही एक और चीज देख लो यहाँ पे, अभी तो हम ऊपर न्यूमरेटर को जीरो कर रहे थे, अगर मैं ये कहूं कि क्या 2/0, 1/0, 5/0 ये रैशनल नंबर होगा? तो बच्चों एक बात को ध्यान में बैठा लेना, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन का या फिर किसी भी रैशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो
वो क्या नाम है, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 है तो वो जो फ्रैक्शन होगा वो कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि वो डिनोमिनेटर, यहाँ पे कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और जबकि यहाँ पे डिनोमिनेटर ही क्या हो गया है 0, तो ये रैशनल नंबर होगा नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, इसके वैल्यू को ना कभी फाइंड नहीं किया जा सकता है, ना नहीं फाइंड किया जा सकता है, इस वजह से लिखा जाता है इसको नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है, ठीक है ना। इसका वैल्यू, इन सारे नंबर्स का वैल्यू कभी भी फाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अब हम आगे आते हैं, ये उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम कम है तो हम कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट को जानेंगे अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन पे आएंगे, ताकि आपको अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना तभी आपको सवाल भी समझ में आएगा, और कॉन्सेप्ट भी नहीं, अगर ये नहीं पता है तो आपको सवाल कहां से समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट, आप देखो कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको। इंट्रोडक्शन का मतलब ये है, ये सब नोट करते हुए चलिएगा। इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है कि आखिर ये रैशनल नंबर के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर के कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है क्या नाम है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। रैशनल नंबर के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कॉन्सेप्ट को निकाल लीजिए। इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, प्रॉपर्टीज, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज की मतलब है कि रैशनल नंबर के क्या क्या विशेषताएं हैं। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है, अभी मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज में पहले आपको जानना है, लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। पहली जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली जो प्रॉपर्टी है उसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, देखिए अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से जानते हैं। ये सारी चीजें बिना जाने आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे पहले हम सिंपली समझते हैं कि अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 5 को 10 से ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होगा जरा बताइएगा। ऐसे लिखते हैं 5 + 10 = 10 + 5। 5 और 10 को अगर ऐड करोगे आप तो भी कितना आएगा 15, और 10 और 5 को भी ऐड करोगे तो भी कितना आएगा आपका 15। लेकिन जरा ध्यान से देखो, यहां पे 5 पहले था 10 बाद में था, लेकिन यहां क्या हुआ 10 पहले है और 5 कहां क्या है बाद में है। इसका मतलब ये समझ में आया कि यहाँ पे इनके जो प्लेस थे, जो जगह थे ना इनके, उनको रिप्लेस कर दिया गया, उनको बदल दिया गया। तो क्या नंबर्स को रिप्लेस करने से, ठीक है ना, एक नंबर को रिप्लेस करने का मतलब है कि एक दूसरे की जगह से हटाने से क्या हमारे एडिशन में कोई फर्क पड़ता है क्या, जोड़ने में कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, चाहे वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो, इन सारी चीजों के बारे में आप क्लास 7th क्लास 6 में भी पढ़े हो, लेकिन आप अच्छे तरीके से उस बात को नहीं समझ में पाए होगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको उन चीजों को समझाऊंगा, और ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना बच्चों।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी में चार तरह की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आप। इसमें क्या है कि पहला होता है एडिशन। क्या यहां पे देखेंगे कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन को फॉलो करता है। दूसरा सब्ट्रैक्शन, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है। सब्ट्रैक्शन, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। और क्या क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है ना। ऐसे ही आपको पता होगा कि एक पहला होता है, एक होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर इसके आगे होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी इनवर्स, बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं। तो हम उन प्रॉपर्टी को धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ते हुए चलेंगे। पहले हमारा जो है प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, अब उसको हम समझते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले एडिशन को लेकर के चलता हूं। किसको लेकर चलता हूं, एडिशन को। तो जरा एक बात बताइए, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, पहले एडिशन की बात करते हैं। इफ a प्लस बी, और सॉरी देखिए हमने आपको अभी यहां समझाया है कि a प्लस बी, अरे सॉरी पहले यहां देख लो। सिंपली पहले हम समझ लेते हैं, क्या a में b को ऐड करोगे तो भी वही बात है, और b में a को ऐड करोगे तो भी वही बात है। सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे हमने a की जगह पे b को और b की जगह पे a को रिप्लेस कर दिया है। वही चीजें यहाँ हुई हैं। यहाँ आपको वेरिएबल से दिखाया जा रहा है और यहाँ पे आपको क्या नाम है, नंबर से आपको दिखाया जा रहा है। तो फिर सिर्फ इतना समझना है कि जरा यहाँ देखिए कि अगर a बाई बी रैशनल नंबर की बात हो रही है, तो आपको पता है कि रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म के फॉर्म में होता है ना, तो इस वजह से हम a बाई बी को लेके चलेंगे। ठीक है ना। तो अगर a बाई बी और c बाई डी, a बाई बी और c बाई डी को ऐड करते हो ना, तो वो हमेशा, अब चूंकि एक बात जान लीजिएगा, जहां पे a बाई बी और c बाई डी क्या है, एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इन दोनों को a बाई बी को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, लिखा गया है। ठीक है ना। तो a बाई बी और c बाई डी अगर इन दोनों को जोड़ते हो ना, वो हमेशा c बाई डी और a बाई बी के बराबर होगा। देखो फर्क समझ में आ रहा है, यहाँ a बाई बी पहले था, c बाई डी बाद में था, लेकिन क्या किया गया, यहाँ c बाई डी को पहले कर दिया गया और a बाई बी को बाद में कर दिया गया। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल्स ले लो, सारे एग्जाम्पल्स पे नोट करते हुए चलेंगे आप। पहले अभी एडिशन पढ़ रहे हो आप लोग, अभी इसी में अभी एडिशन के बारे में जान रहे हैं, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन आएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, हम a बाई डी और c बाई डी की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है ना। मान लेते हैं कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर ले लो, हम चेक करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे क्या एडिशन, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एप्लीकेबल यानी कि सही है कि नहीं है। तो a बाई बी की जगह 2/5 और c बाई डी की जगह कोई भी नंबर आप 3/5 ले लो। ठीक है ना। इक्वल टू c बाई डी, c बाई डी की जगह क्या लिया है आपने, जरा देखो तो ध्यान से, c बाई डी की जगह क्या लिया है आपने, 3/5 लिया है। तो 3/5 ऐसे सामने सामने लिखते हैं। ठीक है ना। a बाई बी की जगह आपने मान लो सपोज करो 2/5 ले लिया, और c बाई डी की जगह मान लो आपने ले लिया 7/5। ठीक है। ऐसे हम a बाई बी यहां पहले था, ठीक है, c बाई डी बाद में था, लेकिन यहाँ c बाई डी पहले हुआ है ना,
इसका क्या मतलब है, हम इसमें भी क्या करेंगे, 7/5 को पहले लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और 2/5 को बाद में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब इसको ऐड करेंगे, एलसीएम लेके ऐड करोगे तो पता है इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 to 9 और 9 बाई कितना होगा, ये 5 होगा। और ऐसे यहाँ पे ऐड करोगे तो 7 to 9 और 9 बाई क्या होगा, ये 5 हो गया। क्या देखो तो चाहे a बाई बी प्लस c बाई डी को ऐड करो, और चाहे उनको रिप्लेस करके उनका जगह चेंज करके फिर भी उनको ऐड करोगे ना, तो हमेशा यहाँ भी 9/5 आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है, 9/5 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ना वो एडिशन को मतलब एडिशन के लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि हमेशा जब दो रैशनल नंबर को जोड़ते हैं तो हमेशा एक रैशनल नंबर ही प्राप्त होता है। अब देखो दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है, जब उनकी जगह को भी चेंज किया जा रहा है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि टाइम कम है इसी वजह से मैं इसको जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूं। दूसरा है सबट्रैक्शन। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, क्या इसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है, देख लेते हैं। सबट्रैक्शन का मतलब है कि अगर प्लस की जगह पे क्या रखेंगे आप, माइनस रख देंगे। a बाई बी माइनस सी बाई डी, a बाई बी माइनस सी बाई डी किसके इक्वल होगा, तो c बाई डी को क्या करोगे, पहले लिखोगे और a बाई बी को बाद में करोगे आप। क्या a बाई बी माइनस सी बाई डी c बाई डी माइनस a बाई डी के बराबर है, तो इसको चेक करना है आपको। तो चेक करने के लिए कोई भी नंबर ले लो a बाई बी की जगह। सपोज करते हैं a बाई बी की जगह हमने ले लिया 4/7 और b बाई c बाई डी की जगह हमने ले लिया 9/7। तो देखिए a बाई बी की जगह 4/7 और c बाई डी की जगह 9/7 इक्वल टू, c बाई डी पहले आया है तो c बाई डी की जगह क्या है, 9/7 है, माइनस a बाई डी की जगह क्या है, 4/7 है। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 7 का 7 होगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कैसे ऐड करते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6-7 में आप यही चीजें पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। बच्चे तो नहीं रह रहे, इस वजह से आप जानते हैं कि यहाँ पे 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा -5, और यहाँ पे आप 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा 5/7। जरा एक बात बताओ, अब ये कैसे आया है, माइनस यहाँ प्लस में आ गया है, तो इसको सॉल्व करने पे, इसको घटाने पे आपको ये चीजें मिली हुई है। तो देखिए तो यहाँ पे तो माइनस आया, 5 के साथ माइनस आया, लेकिन यहाँ पे 5 के साथ तो माइनस है नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। जगह को यानी कि स्थान को बदलने को ही ना क्लोजर प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि देखिए यहाँ पे तो माइनस आ रहा है लेकिन यहाँ माइनस आया नहीं। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ना वो सबट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है, सबट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, केवल एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी चेक करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, 2 मिनट बस ये 2 चल रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करो जरा, मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर वही चीजें ले, a बाई बी इंटू c बाई डी, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे अब किसका साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा, इक्वल टू c बाई डी, फिर क्या हो जाएगा इसमें पहले, और a बाई बी कहां चला जाएगा बाद में। a बाई बी में c बाई डी का गुणा करो तो क्या वो ये वाला जो टर्म है इस वाले टर्म के बराबर होगा, इसी को चेक करना है। तो चेक करना है तो फिर से हम a बाई बी की जगह कोई नंबर ले लेते हैं, 6/8 ले लेते हैं, और b बाई c बाई डी की जगह भी कोई नंबर ले लो, आप क्या ले सकते हो, कुछ भी ले लो, 11/7 ले लो, ठीक है। तो a बाई बी की जगह 6/8, c बाई डी की जगह क्या लिख दिया आपने 11/7, ठीक है ना। ऐसे c बाई डी की जगह 11/7 और a बाई बी की जगह 6/8 ले लिया आपने, ठीक है। मल्टीप्लाई करो सीधे सीधे, 11 6 जा 66 और नीचे कितना हो गया 56 हो गया, और ये 11 6 जा 66 नीचे कितना हो गया 56 हो गया। जरा देखो तो ये क्या a बाई बी और c बाई डी का जगह चेंज करने पे भी क्या दोनों एक ही बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दोनों वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है।
आ रही है बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अप्लीकेबल होती है। अब चौथा देखते हैं डिवीजन। डिवीजन के लिए क्या अप्लीकेबल है कि नहीं है। इन सारी चीजों का यूज आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वक्त समझ में आएगा। जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, 3 बार देखेंगे, उनको जरूर समझ में आएगा। और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो सारे जितने भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए डिवीजन के लिए लास्ट है। डिवीजन के लिए क्या है, a बाई डी। अब क्या आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा। डिवीजन c बाई डी इक्वल टू c बाई डी डिवीजन a बाई डी। ठीक है ना। इस वाले रैशनल नंबर में इससे भाग देने पे क्या इस वाले क्या नाम है, जब उसका वही आएगा जो उसका दोनों का जगह बदलने के बाद c बाई डी में भाग करोगे a बाई डी से। तो जरा देखो एग्जांपल के माध्यम से समझो। तो अगर ले लेते हैं 2/5 और यहाँ ले लेते हैं हम 3/5 ले लेते हैं, 3/7 ले लेते हैं। ऐसे ही a बाई डी की जगह क्या लिया आपने, 2/5 लिया। तो a बाई डी, अब यहाँ पे तो c बाई डी का है ना, तो 3/7 और डिवीजन a बाई डी क्या है यहाँ पे 2/5 है। दिख रहा है नीचे। ठीक है ना। अब जरा देखो इसको आपको सॉल्व करते होंगे। सॉल्व करने पे आपको पता है कि डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 2/5 इंटू 7 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा इक्वल टू यहाँ 3/7, 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। मल्टीप्लाई करो 2 7 या 14 और 5 3 जा कितना होगा 15 इक्वल टू 3 5 जा 15 और 7 2 जा कितना होगा 14। जरा देखो तो क्या ये इन दोनों को सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पे और इसको सॉल्व करने पे दोनों टर्म में एक ही आया है क्या, नहीं। यहाँ 14/15 आता है, यहाँ 15/14 आता है। इसका क्या मतलब है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन को सेटिस्फाई नहीं करती है, यानी कि डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है किसके लिए एप्लीकेबल है, एडिशन के लिए एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपने देखा था दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही थी। मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है, डिवीजन के लिए क्या एप्लीकेबल है बताइए। एक मिनट जरा देखिए गलत हो गया है। थ्री बाई 7 और यहाँ पे 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। सॉरी सही था। हाँ, तो डिवीजन के लिए ये जो क्या नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम कल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और भी जितने भी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, उन सबके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।